जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में यूनिट चल रही है अपनी सेल बोले तो कोशिका। क्या साथियों? कोशिका। ये अपनी यूनिट चल रही है। इसमें अपन ने पढ़ लिया था क्या साथियों? डीएनए के बारे में देख लिया था। डीएनए होता है, उसकी जो श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या साथियों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो दो भागों में बटा रहता है, कौन कौन से? एक होता है फास्फेट बोले तो फास्फोरस तत्व, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड होता है वो दो भागों में बटा रहता है। एक होता है शुगर बोले तो मिठास, एक होता है नाइट्रोजन बेस। यही डीएनए का मुख्य भाग होता है। और अगर आपसे पूछी जाए कि आरएनए, क्या साथियों? आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। और डीएनए में पूछी जाए तो डीएनए में डाईऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। अब बात की जाए कि जो प्यूरिन है ना, तो प्यूरिन दो भागों में बटा रहता है। कौन कौन से? एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। एडिनिन ग्वानिन। और जो पिरिमिडिन होता है, पिरिमिडिन के दो भाग होते हैं। एक होता है साइटोकाइनिन और एक होता है थाइमिन। एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है थाइमिन। तो अपन ने जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन ने इसको याद भी कर लिया था और इसको अपन ने देख भी लिया था। और यहाँ पर एक संबंध पूछा जाता है कि ATGC और एडेनिन और थाइमिन। एडेनिन और थाइमिन कौन सा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। उसी प्रकार ग्वानिन और साइटोसिन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसमें अपन ने देख लिया था जो एडेनिन और जो ग्वानिन है ना, तो एडेनिन ग्वानिन है वो प्यूरिन के भाग होते हैं। जबकि जो TC यानी कि थाइमिन और साइटोसिन है ना, तो ये दोनों पिरिमिडिन के भाग होते हैं। तो एडेनिन और थाइमिन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में यानी कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब अपन ने ये भी देखा था कि अगर डीएनए से अगर आरएनए पूछा जाए तो केवल क्या आपको क्या हटाना है? डीएनए के जो पिरिमिडिन का एक भाग होता है थाइमिन, इसके स्थान पर अगर आप यूरेसिल, क्या साथियों? यूरेसिल, इसके स्थान पर अगर यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है तो वो यानी कि आरएनए बन जाता है। क्या साथियों? आरएनए बन जाता है। अगर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है तो वो आरएनए बन जाता है। अपन ने ये सभी देख लिया था। आज अपन को देखना है आरएनए। क्या साथियों? आज अपन को पढ़ना है आरएनए। आज अपन को पढ़ना है आरएनए। क्या साथियों? आरएनए में बात की जाए आरएनए की फुल फॉर्म की बात की जाए तो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये होता है आरएनए की फुल फॉर्म। क्या साथियों? आरएनए की फुल फॉर्म। अब बात किया है कि जो आरएनए होता है ना, आरएनए का कार्य क्या होता है? आरएनए की सबसे पहले तो बात की जाए आरएनए का कार्य। आरएनए का फुल फॉर्म देख लिया, आरएनए का कार्य देखते हैं। तो आरएनए का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या साथियों? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण तो करता है राइबोसोम, जो अपन ने पढ़ लिया है। लेकिन जो आरएनए होता है वो प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। प्रोटीन निर्माण में सहायक। तो आरएनए प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, इसलिए प्रोटीन निर्माण में सहायक है। आरएनए का कार्य क्या है? तो प्रोटीन निर्माण में सहायक है। आरएनए की संरचना की बात किया। क्या साथियों? आरएनए की संरचना। तो आरएनए की जो संरचना है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। क्या साथियों? सिंगल स्टैंडर्ड होती है।
सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है, जो कि किस तरीके से होती है, तो आरएनए की जो संरचना होती है वो इस तरीके की होती है। क्या साथियों? इस तरीके की होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसी पर क्या पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थाइमिन नहीं, यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब अपन बात करते हैं कि संरचना की बात की जाए। अब बात करते हैं अपन किसकी, कि जो आरएनए है ना, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? तो आरएनए में शुगर की बात की जाए, आरएनए में शुगर बोले तो मिठास। आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो अपन ने देखी थी राइबोज शुगर पाई जाती है। क्या साथियों? राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज शुगर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि जो आरएनए है ना, आरएनए का कार्य देख लिया अपन ने। आरएनए में कौन कौन से भाग होते हैं? आरएनए में भाग की बात की जाए तो आरएनए में भाग, आरएनए के भाग की बात की जाए तो आरएनए में कितने भाग होते हैं? आरएनए के भाग होते हैं कौन कौन से? अब बात की जाए कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बात की जाती है आरएनए के भाग। पहले तो आता है कौन सा? एडेनिन। कौन सा साथियों? एडेनिन। ग्वानिन। साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है साथियों? इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। क्या साथियों? यूरेसिल आ जाता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो आरएनए के भाग देख लिए। आरएनए में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? प्यूरिन के भाग हैं वो एडेनिन, ग्वानिन पाए जाते हैं। जबकि जो पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन के भाग यानी कि साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें जो पिरिमिडिन में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, तो आरएनए बन जाता है। अब यहाँ से आप बात करते हैं कि जो आरएनए है ना, आरएनए के प्रकार। आरएनए कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। कितने साथियों? आरएनए के प्रकार। तो आरएनए के प्रकार की बात की जाए तो आरएनए के प्रकार बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। अब बात किया कौन कौन से प्रकार का होता है, तो जो आरएनए है ना 3 प्रकार का होता है। एक होता है mRNA। क्या साथियों? mRNA। और दूसरी की बात की जाए, एम के बाद आता है टी। क्या साथियों? tRNA। तीसरा होता है RNA। ये क्या होते हैं? यानी कि आरएनए के प्रकार। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है mRNA, एक होता है tRNA, एक होता है rRNA। mRNA, tRNA, rRNA। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने जो डीएनए होता है, डीएनए की जो साइटोसिन, पिरिमिडिन का जो थाइमिन होता है, थाइमिन के स्थान पर अपन ने लाया यूरेसिल, तो क्या बन गया? आरएनए बन गया। तो अपन ने डीएनए से आरएनए बना दिया। अब अपन देखते हैं कि जो होती है ना, तो डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? अगर हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो क्या कहलाता है, और डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो क्या कहलाता है? अब जैसे कि बात की जाए कि डीएनए से आरएनए बनाना। क्या साथियों? डीएनए से डीएनए, अगर डीएनए है उसको आपको आरएनए बनाना है, और उसको आरएनए बनाना है तो क्या कहेंगे? उसको आरएनए। डीएनए को आरएनए में बदलते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं साथियों? उसको अपन कहते हैं क्या साथियों? ट्रांसक्रिप्शन। क्या साथियों? ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? उस क्रिया को अपन कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन।
ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको यानी कि दोबारा से यानी कि आरएनए से डीएनए बनाना है तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या साथियों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो उस क्रिया को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या साथियों, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और अगर आपको यानी कि पुनः आरएनए से डीएनए में बदलना है तो उसे अपन कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अगर आपको डीएनए से ही डीएनए बनाना, क्या साथियों, डीएनए से ही डीएनए बनाना है, डीएनए से डीएनए बनाना है तो उसको अपन कहते हैं साथियों रेप्लिकेशन। यानी कि जो फिजिक्स है ना, सॉरी बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में फोटोकॉपी को अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या साथियों, रेप्लिकेशन, 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 रेप्लिकेशन। तो यानी कि अगर डीएनए से डीएनए बनाना है तो उसे अपन कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो उसे अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो उसे अपन कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या साथियों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से यानी कि प्रोटीन बनाना है, क्या साथियों, प्रोटीन बनाना है तो उसे अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या साथियों, ट्रांसलेशन, 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 ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने को अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर आरएनए से प्रोटीन बन जाती है तो उसे अपन कहते हैं ट्रांसलेशन। इस तीर एरो का मतलब होता है कि इससे आप केवल प्रोटीन का ही निर्माण कर सकते हो। आरएनए से प्रोटीन बना सकते हो, प्रोटीन से आरएनए नहीं बना सकते हो। इसलिए इसका मतलब होता है कि जो अभिक्रिया है वो केवल एक ही तरफ हो रही है। आरएनए से केवल डीएनए बनाया जा सकता है, सॉरी आरएनए से प्रोटीन बनाया जा सकता है, लेकिन प्रोटीन से आरएनए नहीं बना सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, एरो का मतलब होता है कि एक ही तरफ जो बना सकते हैं। लेकिन जो अपन ने इधर देखा है, इधर अपन डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से पुनः डीएनए बना सकते हैं। तो ये तीर अपन ने दोनों साइड को लगाए हैं। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। पुनः आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। अगर आरएनए से प्रोटीन बना देते हैं तो उसे अपन ट्रांसलेशन कहते हैं, जो कि अंतिम अवस्था होती है। अंतिम अवस्था, प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था को अपन ट्रांसला कहते हैं। क्या साथियों, ट्रांसला कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि डीएनए से, क्या साथियों, डीएनए से आरएनए बनाना, क्या साथियों, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और पुनः आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और डीएनए से ही डीएनए बनाना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था को ही अपन ट्रांसला कहते हैं। क्या साथियों, ट्रांसला कहते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। अपन बात करते हैं कि जो आरएनए है ना, आरएनए के भाग, आरएनए के भाग, जैसे कि आप आरएनए के भाग देखते हैं अपन ने, आरएनए के प्रकार, सॉरी आरएनए के प्रकार अपन ने देखा है। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं, आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। क्या साथियों, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब साथियों अपन बात करते हैं कि यदि आपने भोजन को खाया, आपने भोजन को खाया तो ये गया स्टोमक, बोले तो पेट में। यहाँ पर बोलता है आमाशय, आमाशय में गया। यहाँ पर क्या हुआ, इस भोजन का पाचन हुआ, इस भोजन का पाचन हुआ। जब यह भोजन पच जाता है तो ये जाता है क्या साथियों, छोटी आंत में। क्या साथियों, छोटी आंत में। जब यह भोजन पच जाता है तो आ जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है, इस पचे हुए भोजन को अवशोषित किया जाता है। क्या साथियों, अवशोषित पदार्थ को, यानी कि जो भी अपन को आवश्यक पदार्थ होता है वो छोटी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है। फिर आता है बड़ी आंत। क्या साथियों, बड़ी आंत।
बड़ी आंत में बात किया है तो बड़ी आंत में जल को यानी कि शोषित किया जाता है, तो यानी कि बड़ी आंत के द्वारा जल को सोख लिया जाता है, जल को सोख लिया जाता है। तो ये होती है बड़ी आंत। क्या साथियों? बड़ी आंत। तो इतना अपन ने देखा कि अपन ने भोजन खाया, भोजन क्या हुआ? आमाशय में आया, भोजन का यानी इस आमाशय में क्या हुआ? पाचन हुआ। इस पाचन के द्वारा ये भोजन कहाँ पे गया? पचा हुआ भोजन छोटी आंत में। इस छोटी आंत के द्वारा इसमें क्या पाए जाते हैं साथियों? यानी कि कुछ बिलाई पाई जाती है। बिलाई वो क्या करती है? इस पचे हुए भोजन को यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। इस पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के बाद इसको बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या जाता है साथियों? बड़ी आंत इस भोजन में से पानी को अवशोषित करती है। क्या साथियों? पानी को एब्जॉर्ब करती है। अब अपन बात करते हैं कि जब यह क्रिया पूरी हो जाती है तो अपन प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें से जब यानी कि जो छोटी आंत के द्वारा, क्या साथियों? छोटी आंत के द्वारा जो भी जो भोज्य पदार्थ है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसमें से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें अपन ने देखा है कि जो प्रोटीन निर्माण करता है वो तो करता है राइबोसोम, जो अपन ने देखा है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उपस्थित होता है, जो दो प्रकार का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। अब अपन देखते हैं कि इसमें 3 यानी कि RNA होता है, mRNA, tRNA, rRNA। अब जैसे ही ऐसे जो छोटी आंत यानी कि भोजन को पचा लेती है, सोख लेती है, सोखने के बाद वो ब्लड में मिल जाता है। जैसे ही इस ब्लड में मिलता है तो ये mRNA क्या कहता है? इस पचे हुए भोजन की जो ब्लड में मिला हुआ है तो इसमें से यानी कि आवश्यक भोज्य पदार्थों को क्या करता है? इसमें से एक mRNA इसमें से पकड़ता है। क्या साथियों? इसमें से इसको पकड़ता है, इसमें से इसको पकड़ाता है। किस में से साथियों? तो यानी कि जो रक्त में से, यानी कि पचे हुए भोजन में से कौन पकड़ता है? तो mRNA जो आवश्यक भोज्य पदार्थ हैं उसकी पहचान कौन करता है? तो mRNA करता है। अब mRNA क्या करेगा? mRNA rRNA तक पहुंचाएगा, तो यहाँ से जो आवश्यक पदार्थ है वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसके लिए ये क्या कहता है? mRNA ऐसे पचे जो अवशोषित भोजन के द्वारा यानी कि जो आवश्यक पदार्थ होता है उनको यहाँ से पहचानता है और पकड़कर यहाँ पर रखता जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? tRNA के tRNA का मतलब होता है जो इसने mRNA जो भोज्य पदार्थ को इसमें से यानी कि आवश्यक भोज्य पदार्थ है उसको निकाला है, तो tRNA क्या करेगा? tRNA ले जाएगा इसको rRNA के पास। क्या साथियों? rRNA के पास, rRNA के पास ये tRNA इसको यहाँ पर क्या करेगा? पहुँचाएगा। और rRNA क्या करेगा? इस जो भी आवश्यक पदार्थ है इससे क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्या साथियों? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो mRNA के क्या जो भी भोज्य पदार्थ होता है वो पूरा तो अपन को आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जो प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है तो उसकी पहचान कौन करता है? उसको पकड़ के रखता है mRNA। इसमें से ये टुकड़ टुकड़ देखता रहता है और इसमें से जो भी आवश्यक पदार्थ होता है उसको यहाँ से पकड़ लेता है और यहाँ पर एक जगह रखते जाता है। फिर अगर ये यहाँ से सीधे यहाँ पर ले जाएगा तो जो भी आवश्यक पदार्थ होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इसका जो कार्य होता है वो केवल इसका पहचान करता है। पहचान करने के बाद अब जो इसने जो पहचान किया हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसको ले जाएगा कौन? तो वो ले जाएगा tRNA। क्या साथियों? tRNA है वो इस जो भी आवश्यक पदार्थ है उसको ये tRNA rRNA के पास ले जाएगा। rRNA क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो इसको अपन देखते हैं कि ये 3 प्रकार के RNA होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अपन ने देखा RNA की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या साथियों? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी जो संरचना होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है। किस तरीके से होती है? तो यानी कि इस तरीके से होता है। इसी के अंदर यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है और इसके अंदर इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होती है, लेकिन थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। तो अपन ने तो बात की है कि जो नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस में 2 भाग होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में जो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, इसको अपन ने देखा है। अब ये क्या कहता है? तो प्रोटीन संश्लेषण बोले तो निर्माण में सहायक होता है। यह 3 प्रकार का होता है। ये अपन ने देख लिया है कि जो RNA है ना, RNA का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण बोले तो निर्माण में सहायक है, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण जो करता है राइबोसोम।
लेकिन राइबोसोम के लिए भोज्य पदार्थ, आवश्यक भोज्य पदार्थ तो चाहिए, तो यानी कि उसको कौन लाता है, उसको लाता है आरएनए। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। तो यानी कि एमआरएनए होता है तो मैसेंजर आरएनए, इसकी फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि एमआरएनए क्या करता है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड से क्या होता है, 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कितने साथियों, 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो भी एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं उनकी पहचान कौन करता है, उसकी पहचान करता है एमआरएनए, और उन्हें एक क्रम में सजाता है। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एमआरएनए के निर्माण होता है। इसको अपन देख लिया है कि जो एमआरएनए होता है, तो इनके जो आरएनए क्या कहता है, जितने भी जो भोज्य पदार्थ होते हैं जो अपन को आवश्यक होते हैं प्रोटीन निर्माण के लिए, तो उसके जो क्या कहता है पहचान करता है उनकी, और उसको एक क्रम में सजाता है। फिर उसको ले जाएगा कौन, आरएनए तक पहुंचाएगा कौन, तो आरएनए तक पहुंचाएगा टीआरएनए। क्या साथियों, टीआरएनए। टीआरएनए की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए। क्या साथियों, ट्रांसफर आरएनए। यह एमिनो एसिड का परिवहन करता है, यानी कि राइबोसोम तक लाता है। तो यानी कि यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। तो एमआरएनए क्या किया, इस पचे हुए भोजन में से क्या किया, यानी कि जो भी यानी कि आवश्यक पदार्थ हैं उनको, जो भी आवश्यक एमिनो एसिड है उसको पहचाना और उसको इस एक क्रम में सजा दिया। या फिर यहाँ से आरएनए तक ले जाएगा कौन, तो उसको अपन ले जाएगा टीआरएनए। टीआरएनए तो यानी कि टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफर किसका, एमिनो एसिड का परिवहन कर कहाँ ले जाता है, आरआरएनए के पास ले जाता है, राइबोज के पास ले जाता है। तो ये क्या हो जाता है, आरआरएनए के पास ले जाता है। और जो आरआरएनए होता है, आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक राइबोसोम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आरआरएनए होता है तो वो राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब अपन को देखना है कि 10 + 10 = 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यानी कि जो 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं। जैसे कि अपन का क्या पढ़ा है कि अपन ने पढ़ा है कि 20 एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड मिलकर कितने का बनाते हैं, 20 एमिनो एसिड। एसिड को अपन बोलते हैं अम्ल, एसिड। 20 अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या साथियों, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं, 20 अमीनो अम्ल में से 10 अमीनो अम्ल होते हैं वो तो हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। क्या साथियों, 10 अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में पाए जाएंगे, 10 अमीनो अम्ल। और 10 अमीनो अम्ल हम क्या सही शरीर में पाए जाएंगे। 10 अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में ही मिल जाते हैं, 20 अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं। जबकि जो उनकी 10 अमीनो अम्ल होते हैं, 10 अमीनो अम्ल हम भोजन से ग्रहण करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो जो 10 अमीनो अम्ल होते हैं जो शरीर में पाए जाते हैं, तो उनको अपन अनावश्यक कहते हैं। क्या साथियों, अनावश्यक कहते हैं, जो कि अनावश्यक कहलाता है। अनावश्यक। और जो भोजन के द्वारा हम ग्रहण करते हैं इसी को अपन बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल। तो अपन ने देखा है कि 20 अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तो अपन को एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो 20 अमीनो अम्ल होते हैं उनमें से 10 अमीनो अम्ल तो होता है वो हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं, और 10 अमीनो अम्ल को हमको भोजन से प्राप्त करना होता है। तो यानी कि जो 10 अमीनो अम्ल वो शरीर में पाए जाते हैं उनको तो अपन अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, और जो भोजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो ही अपन आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इसको आवश्यक और अनावश्यक क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारे शरीर है, शरीर में 10 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और जो 10 भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। और आपने भोजन के द्वारा 9 अमीनो अम्ल ग्रहण के लिए तो एक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। और आपने 10 भोजन यानी कि 10 अमीनो अम्ल भोजन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तो 10 शरीर के द्वारा दे दिया जाता है और 10 भोजन के द्वारा मिल जाता है। तो कितने बन जाते हैं, 20 अमीनो अम्ल बन जाते हैं और एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है।
20 एमिनो अम्ल 20 एमिनो अम्ल हो जाते हैं तो इनकी एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितना साथियों? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर में पाए जाते हैं और 10 हमको भोजन से ग्रहण करना पड़ता है। जो भोजन से ग्रहण करते हैं वो कि आवश्यक कहलाते हैं, और जो हमारे भोजन में यानी कि जो हमारे शरीर में बॉडी में पाए जाते हैं उनको अपन अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाता है। तो डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसको अपन ने देख लिया था। अब अपन देखते हैं कि आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहते हैं, यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनाना यानी कि ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन निर्माण की अंतिम व्यवस्था, तो प्रोटीन निर्माण की अंतिम व्यवस्था को ट्रांसला कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। इसको अपन ने देख लिया था। क्या देख लिया था कि डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, पुनः आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। और प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था को अपन ट्रांसला कहते हैं। कैसा? तो ट्रांसला कहते हैं। तो दोस्तों ये बायोलॉजी की यानी कि आज की क्लास है। इसमें अपन ने क्या देखा है? आरएनए देखा है। और अपन अगली क्लास में देखेंगे कोशिका विभाजन, बोले तो सेल डिवीजन। क्या साथियों? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन में एक होती है मदर सेल। क्या साथियों? एक होती है मदर सेल, मदर सेल, एक होती है मदर सेल। मदर सेल क्या करती है? तो मदर सेल दो भागों में बंटकर, क्या साथियों? जो मदर सेल होती है, मदर सेल एक होती है। जब यह मदर सेल होती है तो इसका जो इसमें केंद्रक पाया जाता है, जब यह मदर सेल होती है इस तरीके से होकर ये क्या होती है, ये इसकी जो अंतिम अवस्था होती है वो इस तरीके से दो कोशिकाओं में बट जाती है, दो कोशिकाओं में बट जाती है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो इस तरीके से जो कोशिका यानी कि टूटी है, जो कोशिका टूटी है उसे अपन कहेंगे मदर सेल। क्या साथियों? मदर सेल। और जो कोशिका नई बनी है, जो कोशिका नई बनी है उनको अपन कहेंगे डॉटर सेल। क्या साथियों? डॉटर सेल, डॉटर सेल। इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे डॉटर सेल। तो जो भी कोशिका यानी कि विभाजित होती है उसको अपन कहते हैं मदर सेल, और जो कोशिका यानी कि विभाजन होने के बाद बनती है उनको अपन कहते हैं डॉटर सेल। और जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, असूत्री और असूत्री और अर्धसूत्री। पहला बात की जाए तो पहला होता है उनकी असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन को अपन बोलते हैं एमियोटोसिस, एमियोटोसिस, एमिटोसिस, 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 एमिटोसिस। और दूसरा होता है अर्ध समसूत्री, असूत्री, समसूत्री, 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 समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन के कितने भाग होते हैं? एक कोशिका विभाजन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? असूत्री और समसूत्री। समसूत्री को बोलते हैं अपन मीटोसिस, 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 मीटोसिस। और एक होता है अर्धसूत्री। तीसरा कौन सा है? तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को अपन क्या कहते हैं साथियों? अर्धसूत्री विभाजन को अपन बोलते हैं मियोसिस, 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 मियोसिस।
यानी कि मियोसिस। तो साथियों अपन कल पढ़ेंगे कि जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं, आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का जो PDF है वो प्राप्त करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू।